सोचिए एक ऐसे डेजर्ट के बारे में जहां जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ रेत ही रेत हो, जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हो। और वही डेजर्ट एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी मैनमेड रिवर का घर बन गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर कैसे एक शुष्क रेगिस्तान ने पानी का समुंदर अपने अंदर समेट लिया? और ये प्रोजेक्ट जो कभी दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता था, आज क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते? चलिए आज हम इस अनोखी कहानी का पता लगाते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई अनमोल उपहार दिए हैं, पानी, हवा, पेड़ पौधे और कितने ही नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन सच तो ये है कि ये सब कुछ दुनिया के हर कोने में बराबर नहीं है। दुनिया के 71% हिस्सों में पानी है, लेकिन ये मोस्टली समुद्र का पानी है जो पीने के लायक नहीं है। सिर्फ 0.5% पानी ही ऐसा है जो इंसानी उपयोग के लायक है। इसमें भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है। लीबिया का सहारा डेजर्ट उन्हीं जगह में से एक है, लेकिन यहाँ एक डिक्टेटर के विजन और इंसानी इंजीनियरिंग ने मिलकर ऐसा काम किया जिसे दुनिया एक समय तक ग्रेट मैनमेड रिवर के नाम से जानती थी। तो आखिर ये प्रोजेक्ट क्या था, कैसे बना और आज ये क्यों बर्बाद हो गया, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सहारा डेजर्ट को सैटेलाइट से देखा जाए तो वहाँ कहीं भी हरियाली का एक भी असर नहीं दिखता। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 99% रेत और पत्थर से बना है। यहाँ 10-10 साल तक बारिश का नामो निशान नहीं होता। पानी की कमी की वजह से ये रीजन ना एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी है, ना ही रहने के लिए। पर लीबिया के लिए एक अच्छी बात ये थी कि ये ऑयल रिच कंट्री है। क्रूड ऑयल रिजर्व्स के मामले में लीबिया यूएसए से भी आगे है, लेकिन पानी के मामले में ये कंट्री एकदम खोखली थी। 1950 के आसपास जब लीबिया के डेजर्ट्स में ऑयल की तलाश हो रही थी, तो जियोलॉजिस्ट ने एक और प्राइसलेस चीज को डिस्कवर किया, फोसिल वाटर। ये पानी जमीन के नीचे एक बड़े सैंडस्टोन एक्वीफायर में था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना था। न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफायर सिस्टम के नाम से जाना जाने वाला ये वाटर रिजर्व इतना बड़ा था कि साइंटिस्ट का कहना था कि अगर पूरी दुनिया इसका पानी 40 साल तक यूज करे तो भी ये खत्म नहीं होगा। इस डिस्कवरी के बाद लीबिया के डिक्टेटर कोलोनल मुआम्मर गद्दाफी ने एक सपना देखा, इस फोसिल वाटर को सरफेस पर लाकर लीबिया के लोगों तक पहुंचाना। इससे सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी पानी मिलता। गद्दाफी का विजन एक बात पर क्लियर था, लीबिया के हर शहर तक पानी पहुंचाना है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन दोस्तों, ये काम आसान नहीं था। जमीन के नीचे छुपा ये पानी लीबिया के साउथ रीजन में था और लीबिया की ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ रीजन में बसती थी। दोनों के बीच का फासला था 2820 किलोमीटर। मतलब अगर इस पानी को नॉर्थ ले जाना है तो एक ऐसे इरिगेशन सिस्टम की जरूरत थी जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना। गद्दाफी ने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जो ये प्रोजेक्ट डिजाइन करे। डिसीजन लिया गया कि 2820 किलोमीटर लंबी एक मैन मेड रिवर बनाई जाएगी जो सिर्फ पाइपलाइंस के थ्रू चलेगी। इसका सबसे बड़ा चैलेंज था सहारा की गर्मी। ओपन रिवर का पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाता, इसलिए पाइपलाइंस को अंडरग्राउंड डालने का प्लान बनाया गया। पर सोचिए, इसके लिए 5 लाख कंक्रीट पाइप्स बनाने पड़ते, जिसमें हर पाइप 13 फीट मोटा और 80 टन का होता। इन पाइप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गई जहां स्टील और कंक्रीट के स्पेशल पाइप्स बनाए गए। एक पाइप में लगभग 8 किलोमीटर लंबी स्टील वायर लगती थी और अगर इन वायर्स को सीधा बिछा दिया जाए तो वो दुनिया के चारों तरफ 100 चक्कर लगा सकती है। 1980 में इस प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू हुआ, लेकिन दोस्तों लीबिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तब बहुत वीक था, रोड्स तक नहीं थी। सबसे पहले 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई जिसमें साउथ कोरिया की एक कंपनी ने मदद की। फिर एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ जिसमें 20 फीट अंदर तक खुदाई की गई। ये एक्सकवेशन इतना बड़ा था कि 3 बिलियन क्यूबिक फीट रेत और पत्थर को हटाना पड़ा। फेज 1 में ही $5 बिलियन का खर्चा हुआ। उसके बाद फेज 2 शुरू हुआ जिसमें पानी को लीबिया के कैपिटल ट्रिपली तक ले जाना था। ट्रिपली तक पाइपलाइंस बिछाना एक 700 किलोमीटर का फासला था। फेज 3 में बेंगाजी तक पाइपलाइंस बिछाई गई जो एक और 1000 किलोमीटर का फासला था। लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बन गया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये सिर्फ एक इरिगेशन सिस्टम नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मार्वल था। ये प्रोजेक्ट लीबिया के 7 मिलियन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता था और इसका 70% पानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होता था। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि नॉर्थ और वेस्ट लीबिया में बैरन लैंड्स ग्रीनलैंड बन गई थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। सहारा की गर्मी और रेगिस्तान का टफ एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ी मुश्किल थी। पाइपलाइंस को मेंटेन करना और उन्हें लगातार सप्लाई देना बहुत डिमांडिंग था, लेकिन फिर भी लीबिया ने पहले के फेजेस कंप्लीट कर लिए और वो भी बिना किसी फॉरेन फाइनेंशियल सपोर्ट के। 2011 में लीबिया में
में सिविल वॉर शुरू हुई। कॉलोनल गद्दाफी को मार दिया गया और नेटो की एयर स्ट्राइक्स में इस प्रोजेक्ट की फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया गया। फेज 4 और 5 का काम वहीं रुक गया। 2014 से 2020 के बीच दूसरी सिविल वॉर हुई, जिसमें इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया। मेंटेनेंस और रिपेयर ना होने की वजह से पानी की सप्लाई डिस्टर्ब होने लगी, पानी के रिजर्व खाली होने लगे और आज ट्रिपली और बेंगाजी जैसे शहरों में पानी की काफी कमी। आज लीबिया की हालत इतनी खराब है कि जो प्रोजेक्ट कभी एक इंस्पिरेशन था वो अब एक डिजास्टर बन चुका है। जो रिजर्वर्स बनाए गए थे वो अब खाली हो चुके हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो पहले हरे भरे थे अब वापस बैरन हो गए हैं। लीबिया एक बार फिर पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। रिसोर्सेज जितने भी बड़े हों, अगर उनका सही तरीके से उपयोग और मेंटेनेंस ना हो तो वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक सपना अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो वो नाइटमेयर बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनोखी और इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।